लगातार बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। किसी भी वक्त कीव पर हो सकता है भीषण हमला। वॉर रूम में पुतिन की बैठक ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। कीव पर कब्जे का फाइनल प्लान रेडी कर चुके हैं। इस बात का दावा है कि अब बड़ा सवाल यही है कि पुतिन क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रूस के रक्षा मंत्री का सैनिकों के बीच में उतरना, उनके बीच में जाकर उनका हौसला बढ़ाना, रणनीति को देखना, रणनीति को तय करना, वॉर रूम में जाकर खुद पुतिन का कमांडर्स के साथ बात करना, और इसके साथ साथ बेलारूस से जो लगातार हम आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं, और पोलैंड बॉर्डर पर जो हम देख रहे हैं कि तैनाती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है रूस की तरफ से। तो ये आखिर क्या है कि ये फाइनल असॉल्ट की तैयारी है पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से, क्योंकि अब और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को, जो कि अलेक्जेंडर दुगिन की तरफ से भी इशारा किया गया था। तो चलिए इसी को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्शन में है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये क्या संकेत है महाविनाशक, ये महाविनाशक जो संकेत है, ये जो महाविनाशक सीन बन रहा है सामने, इसको समझिए। 15 दिसंबर 2022 टाइमलाइन के जरिए आपको बता रहे हैं, दुगिन ने कहा हमारी जीत के साथ ही युद्ध खत्म होगा। जो बात कही गई है टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में, या तो रूस की जीत होगी या दुनिया खत्म हो जाएगी। अलेक्जेंडर दुगिन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। 16 दिसंबर 2022 क्या हुआ, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मिसाइल अटैक हुआ है। एक साथ 75 से ज्यादा मिसाइलों के जरिए हमला किया गया, यह हमने देखा। हालांकि दावा यूक्रेन का कि कई मिसाइलों को 55 से 60 के करीब मिसाइलों को मार गिराया गया। इधर रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM यार्स की ताकत को दिखाया है। यह कब हुआ, 16 दिसंबर 2022। रूसी आर्मी यूनिट को यार्स मिसाइल सौंपी गई है। लगातार जो अपनी मिसाइल क्षमता उसको बढ़ाता हुआ और इसको तैनात करता हुआ रूस नजर आ रहा है। वॉर रूम में कमांडर से पुतिन की बात हुई है 17 दिसंबर को। ये हमने आपको कल तस्वीरें बकायदा एक्सक्लूसिव दिखाई। इसके साथ न्यूक वेपन की तैनाती पर पुतिन को पूरा अपडेट दिया गया है कमांडर्स की तरफ से वॉर रूम के अंदर। अब इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या पक रहा है पुतिन के दिमाग में, वॉर रूम में क्या हुआ, इनसाइड स्टोरी बताएंगे अंजलि। वॉर रूम में पहुंचे थे व्लादिमीर पुतिन, इनसाइड स्टोरी क्या है ये जानिए। पुतिन ने वॉर कंट्रोल रूम में खुद पहुंचकर कई घंटे तक मीटिंग की है और अपने कमांडर से यूक्रेन के एक एक मोर्चे की पुतिन ने जानकारी ली है। यूक्रेन युद्ध से जुड़े सभी कमांडर से पुतिन ने अलग अलग बात की है और साथ ही वॉर कंट्रोल रूम में न्यूक्लियर वेपन पर पुतिन का विशेष फोकस रहा। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की स्ट्रेटेजी लॉक करने पर बात हुई है। तो देखिए ये इनसाइड स्टोरी है वॉर रूम में जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचे। सिन्हा सर लौटूंगे आपके पास, लेकिन एक और जानकारी है करुणा के पास, सबसे पहले वो जान लेते हैं। बिल्कुल अंजलि, जो आपने बताया कि इनसाइड स्टोरी क्या है, वॉर रूम में अंदर हुआ क्या। अब कीव की कमांड, पुतिन की डिमांड, जी हां कीव चाहते हैं पुतिन हर हाल में। इसके लिए आप पॉइंटर्स आपके सामने बिग वॉल पर आ चुके हैं, ये आपको बता दें फटाफट पुतिन के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब हर हाल में कीव फतेह चाहते हैं, क्या पुतिन बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। जो वॉर रूम स्ट्रेटेजी तैयार हुई है, क्या कीव पर कब्जे का फाइनल प्लान तैयार हो चुका है। अब तक कीव फॉल नहीं हुआ, लेकिन अब हर हाल में कीव को चाहते हैं पुतिन। परमाणु हथियारों की तैनाती पर पुतिन की रणनीति के मायने आखिर क्या है, परमाणु हमलों को लेकर जो तमाम बातें सामने। इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आ रही है, यूक्रेन के बाखमुट में भीषण बमबारी लगातार जारी है। बाखमुट में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो रही है और ये देखिए इस पर और ज्यादा बातचीत के हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान मौजूद है। सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे है, वॉर रूम की स्ट्रेटेजी और इसके अलावा विंटर्स में उल्टा ही हो रहा है। हम समझ रहे थे कि विंटर्स में युद्ध थोड़ा कम होता नजर आएगा, लेकिन और इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। क्या चाह रहे हैं, ये जो इनसाइड स्टोरी हमने बताई है, आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ऐसा है, जो वॉर रूम में जो स्पेशल मीटिंग मिस्टर पुतिन कर रहे हैं, ये लड़ाई का ये नॉर्मल तरीका होता है कि जो टॉप बॉस होते हैं वॉर रूम में आते हैं। वॉर रूम में साइन मॉडल होता है, स्लाइड्स होते हैं, वीडियो से दिखाया जाता है और रिव्यू किया जाता है कि हम कहाँ हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट है, कहाँ पर हमको। लेकिन 10 महीने में पहली बार आए हैं। अरे आए हैं तो मैम एक सेकंड आए हैं कि गंभीर सी मतलब स्थिति गंभीर है, इसीलिए तो आए हैं पहली बार। दूसरी बात में कहना, एक सेकंड, अरे 10 सेकंड, रूस की दोनों ICU में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कि वो इस वॉर रूम में आके ये संदेश दे रहे हैं। आप इसको इस मत देखिए अपने कमांडर्स को ब्रीफ कर रहे हैं, न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे हैं, वो एक संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका को और नाटो देशों को कि अब मैं डू और डाई सिचुएशन। फाइनल बोर्ड में ये जंग पहुंच चुकी है और पुतिन इंडिकेशन देना शुरू कर चुके हैं नाटो के साथ साथ पूरे यूरोप को और अमेरिका को। और इस बीच देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा जो कि लगातार मॉस्को से जुड़े हुए हैं, वो भी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा, जो 10 महीने में नहीं हुआ वो दिसंबर में हो रहा है, क्योंकि 10 महीने में पहली बार पुतिन को कमांडर्स के साथ वॉर रूम में देखा गया है। इसके मायने क्या हैं, इसको कैसे समझेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? बिल्कुल, देखिए अगर मैं एक शब्द में कहूं तो आर या पार की स्थिति है, क्योंकि बीते 10 महीने से प्रेसिडेंट पुतिन इस युद्ध को लेकर हमेशा ये दिखाते रहे कि हमारी आर्मी का ये एक स्पेशल ऑपरेशन है और इसके लिए बहुत होगा तो आर्मी के कमांडर या रक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। लेकिन पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन वॉर रूम में गए और उन्होंने इस युद्ध को ओन किया। उन्होंने बताया कि मैं इस सेना का सर्वोच्च कमांडर हूं, मैं यहां पर मौजूद हूं, अब पूरी कमान मेरे हाथ में है। इसका मतलब यह है कि रूस के पास जितने भी हथियार हैं, जितने भी संसाधन हैं, उस पूरी ताकत के साथ अब रूस इस लड़ाई को लड़ेगा। और इसलिए आपने सही कहा कि 10 महीने के बाद दिसंबर में पुतिन का वॉर रूम में जाना दरअसल उस महाविनाश का सूचक है, जिससे बार बार हम अपनी पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं, चाहे वो दुगिन के शब्दों में हो या पुतिन के एक्शन में हो। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। कुछ अहम जानकारियां मनीष अभी और हमें देने वाले हैं। यूक्रेन के बाखमुत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, सबसे बड़ा अटैक हुआ है। बाखमुत पर हैवी शेलिंग का वीडियो भी सामने आया है। रूसी अहम ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया है निशाना। यानी मनीष, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि रूस को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके। ऐसे में वॉर रूम में व्लादिमीर पुतिन का न सिर्फ जाना, बल्कि ये जो खबर सामने आ रही है कि उनका पूरा का पूरा जो फोकस था वो न्यूक्लियर वेपन्स पर था, इसे किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच अभी 22 ऐसे फ्रंट हैं जहां पर भयानक लड़ाई चल रही है, लेकिन उसमें सबसे अहम है बाखमुत। बाखमुत इसलिए क्योंकि डोनबास इलाके की पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल होता है बाखमुत से। तो आने वाले दिनों में जिसके पास होगा बाखमुत, उसका वहां पूरा सप्लाई चेन पर कंट्रोल होगा। लेकिन वॉर रूम में जाकर न्यूक्लियर वेपन की तैयारियों के बारे में समीक्षा करना, उसकी जानकारी लेना, ये बता रहा है कि रूस अब अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने जा रहा है। और वही बात जो दुगिन ने हमसे बात करते हुए कही थी, या तो रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म होगी। तो पुतिन की ये तैयारी, पुतिन का ये एक्शन उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने किया है अलेक्जेंडर दुगिन के साथ, उसके बाद ही बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो गई थी कि अब रूस की मंशा क्या है। पुतिन भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ पहुंचे वॉर रूम में और कमांडर से बात की। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ी अपडेट। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है, सेना में भर्ती के लिए रूस का नया प्रोपेगेंडा, लोगों को प्रोत्साहित करने में जुटा है रूस। तो देखिए, ये प्रोपेगेंडा रूस की तरफ से सामने आ रहा है और ये दावा किसने किया है? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इसके बारे में आगे आपको हम जानकारी देने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी वो बातें कही जा रही हैं इस रिपोर्ट में, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये रूस का प्रोपेगेंडा है। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो जिक्र किया गया है, इस बात का जिक्र किया गया है कि लोगों को सेना में भर्ती के लिए रूस प्रोत्साहित कर रहा है, कई प्रलोभन दे रहा है। रिपोर्ट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी आगे आपको बिग बॉल पर हम देने वाले हैं कि आखिर आप पुतिन किस स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा पार्शियल मोबिलाइजेशन का फैसला भी व्लादिमीर पुतिन ने दिया था, हालांकि रूस में इसका काफी विरोध हुआ था। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में नया जो दावा है वो क्या है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए एक एक डिटेल इसकी। सैनिकों की भर्ती का एजेंडा, जिसे अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कह रहा है कि रूस का ये नया प्रोपेगेंडा है। रूस में सैनिकों की भर्ती को लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट आई है। प्रोपेगेंडा वीडियो से सेना में भर्ती के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है रूस, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए लोगों को देशभक्ति और नैतिकता का संदेश दिया गया है। आगे कहा गया है कि सेना में नई भर्ती के लिए लोगों में आक्रोश को देखते हुए रूस ने शुरू कर दिया है ये प्रोपेगेंडा। और इसी को लेकर के अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि पहले राउंड में जो भर्ती 3 लाख सैनिकों की हुई थी, उसमें भी कई रूसी सैनिक ऐसे थे जो कि भाग गए थे।
सरदारा सर, अगर रूस इस तरीके का कोई वीडियो जारी कर रहा है अपने देश के नागरिकों के लिए और ये कह रहा है कि इस युद्ध में हमें आपकी भी जरूरत है, आइए, देशभक्ति का जज्बा उनमें भरा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? और दूसरी बात, अमेरिका की तरफ से क्योंकि ये दावा किया गया, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट है ये, तो इस पर कितना यकीन किया जाए? देखिए, रशिया के जो नॉर्मल जनता है, जो नागरिक है, वो उनकी जो नेशनलिज्म है, पेट्रियोटिज्म है, उसका मुकाबला मेरे ख्याल से विश्व में कोई भी देश नहीं कर सकता। जो रशियन लोगों का जज्बा है, अपने देश प्रेम है, वो बहुत ही सराहनीय है और एमुलेट करने के लिए है वो। दूसरी बात रही अमेरिका का मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में सब प्रोपेगेंडा वीडियोस आना, ये जाहिर सी बात है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है कि रशिया कहीं कम पड़ रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है और उन्हें लोगों को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। रशियन नागरिक को अपनी फौज में भर्ती होने के लिए कोई प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे बहुत ही देश प्रेमी लोग हैं। बिल्कुल। और सर, ये लगातार हम देख भी रहे, तमाम जो प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं वो इस युद्ध के दौरान पिछले 10 महीने में ढेरों ऐसे हम देखने को मिले हैं जो कि एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी जारी किए गए। इन सब के बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के पूर्व जनरल का बड़ा दावा सामने आया है। रणनीतिक स्तर पर युद्ध हार चुके हैं पुतिन। बैरी मैककैफरी की तरफ से कहा गया, जंग में हार की वजह से हताश है पुतिन। बैरी और मैककैफरी ये बोल रहे हैं, हताश है पुतिन। बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि हताशा बढ़ती जा रही है, व्लादिमीर पुतिन की हताशा लगातार बढ़ रही है और वो किसी भी हाल में रूस की हार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और ऐसे में रूस आने वाले वक्त में क्या कदम उठाने जा रहा है? अमेरिका के एक नहीं, दो नहीं, कई पूर्व जनरल अब तक रूस के रुख को लेकर बड़े संगीन दावे कर चुके हैं। अब एक और दावा सामने आया है, यूएस के पूर्व जनरल का दावा, रूस जंग हारा। जी हां, यह दावा किया गया है कि जंग हार चुका है रशिया। लंबे समय से जारी जंग के चलते रूसी सेना बहुत हताश हो गई है और लंबा वक्त तो हो गया है, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। यूक्रेनी सेना का सामना करने में रूसी फौज अब सक्षम नहीं है, यह कहा जा रहा है। यानी एक तरह की दबाव की रणनीति पर अमेरिका काम करता हुआ दिखता है। हताशा में नागरिक ठिकानों को निशाना बना रही है रशियन आर्मी। तमाम ऐसी खबरें आई जो ये साफ करती हैं कि सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया है यूक्रेन के अंदर। ओडेसा और खार्किव जीत पाना बहुत मुश्किल है, ये साफ तौर पर कहा गया है। भीषण जंग के बीच जर्मन चांसलर का बड़ा बयान आया है। पश्चिम को रूस से बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। ओलाफ शोल्ज ने कहा है, बिना बातचीत जंग खत्म करना संभव नहीं है। वार्ता बंद हुई तो वॉर खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखिए कि बड़ी पहल की जा रही है और कोशिश ये है कि कैसे इस युद्ध को खत्म किया जाए। लेकिन सवाल ये कि ये युद्ध खत्म कैसे होगा जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत नहीं हो रही है और युद्ध जारी है। ऐसे में होगा क्या? जर्मनी की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है और तमाम मुल्कों की तरफ से यह अपील की जा रही है, लेकिन दोनों देशों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसका इंपैक्ट इस वॉर पर नजर आ रहा है कि वॉर रुकने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और उधर पुतिन ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वो फिलहाल यूक्रेन को कोई बड़ी राहत देने वाले नहीं है। जर्मनी का क्या ऐलान है कि बातचीत से ही समाधान होगा। जर्मनी ये अपील करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 महीने के वॉर के बाद किसी को भी ये समझ आ सकता है कि युद्ध ऐसे नहीं खत्म होने वाला है और युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत जरूरी है। किसी भी हाल में पश्चिम को रूस से बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए, जर्मन चांसलर का यह बयान है। और अगर हमने बातचीत तोड़ी तो युद्ध खत्म होने की संभावना ना के बराबर है। यह जर्मनी की तरफ से अपील की गई है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे नाटो और रूस में सीधा टकराव हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर युद्ध का दायरा और भी बढ़ जाएगा। जर्मनी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। इस बीच यह भी कहा गया है कि बेशक बातचीत हो, लेकिन हमारी जो मदद है यूक्रेन को वो जारी रहेगी। 2 दिसंबर को पुतिन और स्कोल्स ने फोन पर बातचीत की थी और बातचीत करके यह समझने की कोशिश की थी कि आखिरकार कैसे इस युद्ध की समाप्ति हो। सर, ये तो बिल्कुल साफ है सेना सर कि युद्ध का जो समाधान है वो बातचीत से ही निकल सकता है। जो 10 महीने में देखने को मिला उस एक्सपीरियंस के साथ ये तो कहा जा सकता है कि छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, जो युद्ध का आज की तारीख में स्टेटस है उसमें बातचीत होना बहुत जरूरी है। लेकिन पहल दोनों की तरफ से नहीं की जा रही है। ऐसे में क्या होगा?
पश्चिम देशों के कहने पर जिस तरह से यूक्रेन चल रहा है, बातचीत नहीं करेगा तो उसका वजूद खतरे में है, लेकिन वो घुटने टेकने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों देश के लिए मैं कहना चाहता हूँ, रूस और यूक्रेन दोनों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की जो अभी जिस तरह से युद्ध चल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है दोनों देश को? मुझे तो लगता कुछ नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो जर्मन चांसलर बोल रहे हैं वो वही बात बोल रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तीसरी बात कि सवाल है कि आप कहीं न किसी दिन तो नेगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ेगा। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी नेगोशिएटिंग टेबल पे आया था ना, हार के बाद आया था, लेकिन आया तो था। तो सवाल है कि वॉर का एंड यही होता है, बातचीत। तो आ जाओ बातचीत, मतलब ये वॉर कंटिन्यू करने से मुझे तो नहीं लगता किसी का फायदा हो रहा है, न रूस का न यूक्रेन का। लगातार भारत ने भी ये बात रखी और अभी जब हाल ही में पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई तब एक बार फिर से कहा था कि इसका जो हल है वो कूटनीतिक तरीके से होना चाहिए, युद्ध कोई हल नहीं हो सकता। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है। पूर्वी सागर की ओर मिसाइल फायर की गई नॉर्थ कोरिया की तरफ से। जापानी पीएमओ ने खबर की पुष्टि की है। जापानी पीएमओ ने कहा है कि हम जरूरी जानकारी अब इस बारे में इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से जो लगातार जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से हम देख रहे हैं कि जो चाहे आईसीबीएम्स हो या फिर तमाम जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया जा रहा है और इसकी तस्वीरें सामने आ रही है। खुद आपको जो तस्वीरें हमने दिखाई कि वहां पर किम जोंग उन नजर आते हैं, वो खुद इसको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं। यानी चाहे कितना ही बोल दिया जाए नॉर्थ कोरिया को या फिर किम जोंग उन को, लेकिन जो तानाशाह है वो अपनी हरकत से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जापान ने अपनी रणनीति आखिर क्यों बदली है? नॉर्थ कोरिया से कितना बड़ा खतरा, इस तरफ मैं आता हूं और आपको पूरी जानकारी। जीडीपी का 2% डिफेंस पर अब खर्च करेगा जापान। यह जापान की तरफ से फैसला लिया गया क्योंकि नॉर्थ कोरिया से खतरा बढ़ता जा रहा है। 2027 तक रक्षा बजट 320 अरब डॉलर करने का जो अनुमान है वो है। जापान तीसरा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला अब देश इसी के साथ बन जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइल पर 320 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे जापान की तरफ से, क्योंकि जो टेस्टिंग हो रही, मिसाइल की टेस्टिंग, जो डर दिखाया जा रहा है, इसके बाद ये रणनीति बदलनी पड़ी है। जापान अमेरिका से टॉम हॉक मिसाइलें खरीदेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो सामने आ रही है। ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे है ये जो नया फ्रंट आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ये फ्रंट कितना ज्यादा आपको लग रहा है कि खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? देखो ना, ऐसा लग रहा है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी लाइमलाइट। जब थोड़ी शांति होती है तो नॉर्थ कोरिया ने ब्लास्ट कर दिया। अब देखो, रशिया के वेपन्स खत्म हो रहे हैं तो रशिया ने चीप वेपन्स ईरान से लेने शुरू किए हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो नॉर्थ कोरिया के भी एक एजेंडा हो सकता है कि हमारे पास भी वेपन ये मौजूद हैं, आप हमसे खरीदो। हो सकता है ये भी टेस्ट कर रहा हो। एट द सेम टाइम नाउ ये जापान को भी बहाना मिल गया है, जो विश्व युद्ध नंबर 2 वर्ल्ड वॉर के बाद से दबा हुआ था। अभी उसको समझ में आ रहा है कि हमारी रक्षा करने के लिए अमेरिका कब आएगा, मजबूत होना जरूरी है। इसमें भी देखिए, जापान एक बायर बन रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री का। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द इकोनॉमी। अमेरिका की जो आर्म्स इंडस्ट्री कहाँ सामान बेचेगी, कैसे बेचेगी, उसके वजह से काम चले जा रहा है। तो नॉर्थ कोरिया का ये जो स्टेप है बीच में, दो तरीके से मैं देखता हूँ। एक तो पहला कि अपनी शक्ति दिखाना, ताकि आप साउथ कोरिया को भी लेकर सपोर्ट करने में आओ, तभी भी हम सक्षम हैं। पिछली बार आप लोगों ने दिखाया था, एक बार इसने 200 एयरक्राफ्ट एक साथ लॉन्च कर दिए थे। ये दिखाया कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हम चालू कर सकते हैं। ये आप सही कह रहे हो। और किम जोंग तो सरदाना सर इसके लिए जाने ही जाते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, दुनिया को चेताने के लिए, अपना शक्ति दमखम दिखाने के लिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सामने एक बड़ा चैलेंज सुपर पावर अमेरिका भी तो है। अमेरिका से भी टकराने की नौबत आ सकती है नॉर्थ कोरिया की। देखिए, नॉर्थ कोरिया एक अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग देश दिखाने के लिए ये सारे शक्ति प्रदर्शन करता है जी। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है देखने का कि सिर्फ ना ही जापान पे और बाकी आसपास साउथ कोरिया और अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वो एक कमज़ोर देश नहीं है, और यदि वो अपने पे आया तो एक ऑफेंसिव पे भी आ सकता है। तो वो उनका अपना नेशनल प्राइड है, अपना तरीका, चाहे वो गलत हो या उनके लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन बात तो है कि आज उनका जो शक्ति प्रदर्शन है, जापान के ऊपर से उनकी क्रूज मिसाइल्स जा रही हैं, तो एक अपने आप को स्ट्रांग देश मिलिटरीली को बना चुका है। एक बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है सिन्हा साहब कि पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा विध्वंसक हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी मची हुई नजर आ रही है। क्या ये परिस्थितियां भी इशारा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया विश्व युद्ध देखने जा रही है? क्या ये आशंकाएं और ज्यादा प्रबल होती हैं? समीर, इसके 2-3 बिंदु मैं देखता हूं। एक तो
मैं देखता हूं कि जो अमेरिका का MIC हो, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, या बाकी लोग जो आर्म्स बेचते हैं, वो एक फियर साइकोसिस, एक भय को जन्म देते हैं कि अरे तुम पर खतरा है, खतरा, तुम सामान खरीदो नहीं तो मर जाओगे। वही हो रहा है। तो ये दुकानदारी का टेक्निक है, ये मैनेजमेंट स्टाइल है, ये बेचने का तरीका है। और लेकिन सफ़र कौन करता? आम जनता। यूक्रेन में क्या हो रहा है मुझे बताओ। यूक्रेन को रूस से क्या खतरा था? जब तक वो नाटो के चक्कर नहीं शुरू हुआ, क्या रूस का कोई कुदृष्टि था यूक्रेन में? नहीं था। तो ये खामखा ये पंगा लेके यूक्रेन ने डिजास्टर। लेकिन सर ये बात हमें समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है, ये तमाम राष्ट्राध्यक्षों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि फेयर दिखाकर अपना इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं? और अमेरिका ने देखिए वहां युद्ध कराया और पूरे यूरोप में, पूरे नाटो कंट्रीज को अपने इक्विपमेंट बेच रहे हैं। तिवारी सर, ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है दुनिया को, और इसका फायदा क्या होगा? देखिए, ये समझ में अगर आ जाए तो सारी समस्या ही विश्व की खत्म हो जाए। वही तो समस्या क्या? अब देखिए जेलेंस्की अगर देखिए, ये कोई पॉलिटिकल जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है। इनका फ्यूचर देखिए कैसे, कहाँ अभिनेता थे और कहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन जो जमीन से जो देशभक्त नेता है, उसको देश के प्रति और जनता के प्रति प्रेम होता है और जागरूकता होती है। इन्होंने पूरे टाइम एक्टिंग किया। लेकिन देश के प्रति प्रेमी हैं, तभी तो इस जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ इतने महीनों से जंग में टिके हुए रूस जैसे शक्तिशाली देश का सामना कर रहे हैं। समीर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, देश प्रेम है। लेकिन देश जनता की समस्या का समाधान करना भी एक नेता का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। समय की कमी है, जल्दी से 10 सेकेंड। देश प्रेम नहीं है, खाली सेल्फ ग्रेटिफिकेशन अपना को दिखाने के लिए कि मैं टफ लीडर हूँ, वो कर रहा है। ये है कि जनता के बारे में जो कोई नहीं कर सकता। जनता के बारे में सोचने से ज्यादा तो जनता को युद्ध लड़ने के लिए ही कहा जा रहा है, चाहे वो रूस हो या यूक्रेन हो। तो फिर समस्या का और युद्ध का हल निकलता हुआ नजर फिलहाल तो नहीं आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।